कहानी की शुरुआत होती है वैज्ञानिकों से, जो एक नए प्लैनेट की तलाश में है जहां इंसान रह सके, क्योंकि अर्थ अब मर रही है। आखिरकार साल 2063 में उन्हें ऐसा एक प्लैनेट मिल जाता है। स्क्रीन पर उस प्लैनेट को दिखाया जाता है और एक औरत बताती है कि ये ऐसा प्लैनेट है जहां इंसान कॉलोनाइज कर सकते हैं। वो आगे कहती है कि वहां एक स्काउटिंग मिशन भेजा जाना चाहिए, क्योंकि वहां तक की यात्रा में 86 साल लगेंगे। इसलिए जो क्रू जाएगा वो स्पेसशिप में ही रिप्रोड्यूस करेगा और तीसरी जनरेशन उस प्लैनेट तक पहुंचेगी। अर्थ पर साइंटिस्ट के जीन्स को कंबाइन करके जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रू तैयार किया जाता है। एक आदमी इस प्लान के पीछे की वजह बताते हुए समझाता है कि क्रू को खास तौर पर मिशन के लिए डिजाइन किया गया है। ये बच्चे स्पेशली इस मिशन के लिए पाले और ट्रेन किए गए हैं। अगला स्टेप है ये असेस करना कि वो कब रेडी होंगे। जितना छोटा क्रू होगा उतनी ही लंबी रिसोर्सेस की लाइफ होगी। वो आदमी रिचर्ड है और उसे चिंता है कि शायद वो लोग अकेले स्पेस ट्रैवल की इतनी कॉम्प्लेक्सिटी को हैंडल करने के लिए पूरी तरह से इक्विप्ड नहीं है। बाद में रिचर्ड एक फैसिलिटी में जाता है जहां वो बच्चे पाले जा रहे हैं और वहां वो फुल प्रोटेक्टिव गियर पहनकर एंटर करता है। वो उन कमरों में जाता है जहां बच्चे रहते हैं और उसे देखकर सभी बच्चे खुश हो जाते हैं। रिचर्ड उनकी एजुकेशन का प्रोग्रेस मॉनिटर करता है और फिर क्रिस्टोफर, सेला और जैक को बेड में टक करता है। जैक उससे कहता है कि उसे डर लग रहा है, लेकिन रिचर्ड उसे कंफर्ट करता है और कहता है कि वो सेफ है। अगले दिन रिचर्ड एक महिला से बात करता है जो मिशन की इंचार्ज है। वो कहता है कि उसे भी बच्चों के साथ जाना चाहिए ताकि वो उन्हें रेज और प्रोटेक्ट कर सके। अगर रिचर्ड मिशन में शामिल होता है तो लॉन्च 7 साल की बजाय 4 साल में हो सकता है। फिर मिशन लॉन्च होता है और रिचर्ड उसके हेल्म पर होता है। शटल जाकर ह्यूमैनिटस नाम के शिप से डॉक करती है जो इस मिशन के लिए डिजाइन की गई है। सभी अंदर जाते हैं और अपने क्वार्टर्स में सेटल हो जाते हैं। रिचर्ड आखिरी बार अर्थ को देखता है। 10 साल बाद बच्चे अब एडल्ट हो चुके हैं और उन्हें शिप पर अपने दिन की शुरुआत करते हुए दिखाया जाता है। पहली क्लास में फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ाया जा रहा है, जो उनकी उम्र के 24वें साल में शुरू होगा। क्रू एकदम रोबोट्स की तरह अपना दिन बिताते हैं। उन्हें एक ब्लू लिक्विड पीते हुए दिखाया जाता है। क्रिस्टोफर और जैक क्लासिकल म्यूजिक सुन रहे होते हैं। सेला शिप में वॉक करती है और स्पेस को देखती है। बाद में वो रिचर्ड से बात करती है और कहती है कि क्रू की लाइफ का कोई मतलब नहीं है। उसे कंफर्ट करते हुए रिचर्ड उसे अपने ग्रैंड पेरेंट्स की तस्वीरें दिखाता है और कहता है कि फ्यूचर के लिए तैयारी करना बहुत जरूरी है। उस रात क्रिस्टोफर को नींद नहीं आती। वो शिप की आवाजें सुनता रहता है। अगले दिन रिचर्ड और क्रिस्टोफर हाइड्रोपोनिक्स बे में प्लांट्स की हालत चेक कर रहे होते हैं। तभी क्रिस्टोफर की स्क्रीन पर वाटर में टॉक्सिसिटी का अलर्ट आता है। वो रिचर्ड से इसके बारे में पूछता है, सोचता है कि शायद ये कोई ऐसा केमिकल है जो उनकी यूरिन से प्रोसेस नहीं हो रहा, लेकिन रिचर्ड उसकी चिंता को टाल देता है। क्रिस्टोफर को शक होता है, इसलिए बाद में वो जैक से T55 जेड नाम के इंग्रेडिएंट के बारे में पूछता है। उन्हें लगता है कि उसकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। रात को दोनों वापस जाकर पता लगाते हैं कि ये क्या है। क्रिस्टोफर फायरवॉल बाईपास करता है और इंफॉर्मेशन ढूंढ लेता है। पता चलता है कि ये केमिकल उस ब्लू लिक्विड में है जो वे पीते हैं। जैक को लगता था कि वो डाइजेशन एड है, लेकिन वो समझते हैं कि इसका असर उनकी पर्सनैलिटी पर है। ये उन्हें डल और डोसाइल बना देता है, उनकी डिजायर्स और प्लेजर रिस्पॉन्स को कम करता है। उन्हें ड्रग किया जा रहा है ताकि वो नेचुरली रिप्रोड्यूस न करे और शिप पर ओवर पॉपुलेशन न हो। दोनों ब्लू लिक्विड पीना बंद कर देते हैं। बाद में वो ये इंफॉर्मेशन काई और जूली के साथ शेयर करते हैं। शिप में एक हिडन कंपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन के साथ साथ बाद में क्रिस्टोफर की रिचर्ड के साथ एक सेशन होती है। वो कहता है कि उसे पता है रिचर्ड ने उनसे झूठ बोला है, लेकिन वो सिर्फ एक अनमार्क्ड कंपार्टमेंट पॉड 23 का जिक्र करता है। रिचर्ड उसे बताता है कि हो सकता है मिशन ने कोई रीजन सोचकर यह बात उनसे छुपाई हो। शायद वो पॉड तीसरी जनरेशन के लिए हो। सेशन के बाद रिचर्ड अर्थ पर एक मैसेज भेजता है जिसमें वो पूछता है कि क्या वो क्रू को सब कुछ बता सकता है ताकि वो उसका भरोसा न खोए। मैसेज पहुंचने में समय लगेगा। अगले दिन क्रिस्टोफर सेला के बगल में लाइन में खड़ा होता है और उसके बारे में एक फैंटेसी सोचता है। लंच के दौरान भी वो उसे देखता रहता है। तभी जैक आता है और सेला से कहता है कि वो बदल गई है। रिचर्ड आता है और उसे रूल्स की याद दिलाते हुए कहता है कि उसे सेला को टच नहीं करना चाहिए। जिम में क्रिस्टोफर और जैक आपस में फाइट करते हैं
और बात ज्यादा बढ़ जाती है। बाकी क्रू को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। दोनों पर अब उस ड्रग को न लेने का असर दिखने लगता है। वो शिप की आवाजें सुनते हैं और ऑब्जर्वेशन रूम में जाते हैं, जहां उन्हें उनका एक और क्रू मेंबर मिलता है। तीनों बात करते हैं कि ये क्या हो सकता है, और वो क्रू मेंबर कहता है कि शायद ये कोई एलियन लाइफ फॉर्म हो सकता है। उसी समय सेला और रिचर्ड ऑफिस में होते हैं और रिचर्ड उसे अर्थ से लाई हुई सूखी हुई पौधों की पत्तियां दिखाता है। जैक और क्रिस्टोफर उनकी बात सुन लेते हैं और उस कमरे की ओर जाते हैं। जैक देखता है कि रिचर्ड सेला के कंधे को टच कर रहा है और उसे जलन होती है। फिर अर्थ से उनका कांटेक्ट टूट जाता है और रिचर्ड क्रू को बताता है कि ट्रांसमीटर को फिक्स करने की जरूरत है। जैक उसके साथ जाएगा, जबकि बाकी क्रू अपने रोल्स कंटिन्यू करेंगे। प्रेपरेशन शुरू हो जाती है और जैक सेला से मिलता है। सेला उसे सूट के बारे में बताती है, लेकिन जैक उसे गलत तरीके से टच करना शुरू कर देता है। रिचर्ड दौड़कर आता है और उसे सेला से दूर हटाता है। वो जैक से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन जैक भाग जाता है। रिचर्ड उसे ढूंढने निकलता है। रास्ते में फीबी मिलती है, जो बताती है कि जैक ने ब्लू लिक्विड पीना बंद कर दिया है। इसके बाद रिचर्ड को क्रिस्टोफर मिलता है और पता चलता है कि उसने भी ड्रग लेना छोड़ दिया है। दोनों में बहस होती है, लेकिन रिचर्ड उसे बताता है कि ये ड्रग इस तरह के बिहेवियर को रोकने के लिए ही बनाया गया था, जो जैक में दिखा। वो क्रिस्टोफर से कहता है कि उसे ट्रांसमीटर फिक्स करने में मदद करे, ताकि जब वो मिशन कंट्रोल के सामने अपने ऑब्जेक्शंस रखे तो क्रिस्टोफर उसका साथ दे। इस दौरान बाकी क्रू शिप में अपनी पोजीशंस पर होते हैं और स्पेसवॉक की तैयारी हो रही होती है। जैक सिस्टम्स रूम में जाता है। रिचर्ड और क्रिस्टोफर शिप के बाहर निकलते हैं। क्रिस्टोफर को कुछ सेंसेशंस महसूस हो रहे होते हैं जो उसने पहले कभी नहीं किए थे, इसलिए रिचर्ड उस पर नजर रखता है। रिचर्ड ट्रांसमीटर का एक हिस्सा रिपेयर करता है और फिर दूसरे की तरफ बढ़ता है। शिप के अंदर एक बार फिर अजीब नॉइजेस सुनाई देती है और क्रू बेचैन हो जाता है। वो चेक करते हैं कि बाहर कुछ और तो नहीं है, और तभी अचानक एक चीज रिचर्ड और क्रिस्टोफर के पास स्क्रीन पर दिखती है। वो रिचर्ड को हर्ट करती है और उसे शिप से दूर फेंक देती है। शिप में भी कुछ मेलफंक्शन हो जाता है। किसी को नहीं पता कि क्या हुआ है। सिस्टम्स रूम में आग लग जाती है। क्रिस्टोफर रिचर्ड को वापस अंदर लाता है और उसे मेडिकल रूम में ले जाते हैं। शिप में हर तरह की एरर्स आने लगती है, नेविगेशन से लेकर कम्युनिकेशन तक। टीम और सेला उसे रिवाइव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ काम नहीं आता। सेला, जो चीफ मेडिकल ऑफिसर है, रिचर्ड को डेड घोषित कर देती है। बाद में क्रू एक मीटिंग करता है जिसमें वो सब कुछ डिस्कस करते हैं जो हुआ। वे क्रिकिंग साउंड का जिक्र करते हैं। एक क्रू मेंबर कहता है कि उसने मॉनिटर पर कुछ देखा था, जैसे कोई फोर्स रिचर्ड में कूद रही हो, जैसे वो कुछ एलियन था। फीबी रोने लगती है। क्रिस्टोफर उसे और बाकी क्रू को कंफर्ट करता है, ये कहकर कि अगर वो एकजुट रहे तो सब ठीक हो जाएगा। सिस्टम्स रिबूट होते हैं और क्रू सर्वेलेंस आर्काइव चेक करता है, लेकिन सिस्टम्स रूम में लगी आग की वजह से सारी फुटेज डिलीट हो चुकी होती है। अब उन्हें एक नया चीफ ऑफिसर चुनना है। जैक कहता है कि उसे चीफ बनना चाहिए, लेकिन बाकी क्रू कहता है कि इलेक्शन होना चाहिए। सब वोट करते हैं और क्रिस्टोफर को नया चीफ ऑफिसर चुनते हैं। जैक को जलन होती है, लेकिन वो उसे बधाई देता है। क्रिस्टोफर का पहला काम होता है ट्रांसमीटर की डैमेज को ठीक करवाना। वो पूरे क्रू को शिप पर आग से हुए दूसरे डैमेजेस को रिपेयर करने के लिए असाइन करता है। सर्वेलेंस सिस्टम लिस्ट में सबसे आखिरी रिपेयर है, ताकि वे देख सके रिचर्ड के साथ क्या हुआ था। उन्हें उम्मीद है कि ड्राइव्स अब भी इंटैक्ट है। सेला उसके ऑफिस में जाती है और उसकी तस्वीरें व वीडियो देखती है। तभी क्रिस्टोफर दरवाजे पर आता है। सेला उसे बताती है कि उसे रिचर्ड का पर्सनल आर्काइव डिस्ट्रॉय करना है। हालांकि उसका मन नहीं है। वो उसे रिचर्ड की तस्वीरें दिखाती है और दोनों माता पिता की महत्ता पर बात करते हैं। क्रिस्टोफर पूछता है कि रिचर्ड ने अपनी लाइफ के बारे में सेला को क्यों बताया। क्या वो सिर्फ दोस्त से ज्यादा थे? सेला समझाती है कि रिचर्ड बस अकेला महसूस कर रहा था। फिर वो रिचर्ड का वीडियो डायरी देखते हैं, जिसमें वो मिशन के लिए अपने बिलीफ और क्रू के लिए अपने केयर के बारे में बताता है। क्रिस्टोफर क्रू को ढूंढता है और उन्हें कैंटीना में पाता है, जहां वो अपने पोस्ट्स पर नहीं होते। जैक उसे बताता है कि वे रेफ्रिजरेटर्स ठीक कर रहे हैं ताकि खाना खराब ना हो जाए, लेकिन बहुत सारा खाना खराब हो सकता है। इसलिए वो पूछता है कि क्या वे एक छोटी सी फीस्ट कर सकते हैं नए चीफ ऑफिसर के जश्न में। खाने के बाद काई सबको कहता है कि अब ब्लू लिक्विड मत पीना, और सब उसे फेंक देते हैं। सेला और क्रिस्टोफर साथ बैठकर
रिचर्ड के पुराने वीडियोस देखते हैं, हंसते हैं और एंजॉय करते हैं। क्रिस्टोफर को उसके लिए अट्रैक्शन महसूस होने लगता है। जैक भी जूली की तरफ अट्रैक्ट होता है, वो उसे टच करता है और जूली भी रिस्पॉन्ड करती है। बाकी लोग उन्हें देख रहे होते हैं। बाद में क्रू को मस्ती करते हुए दिखाया जाता है, प्ले फाइटिंग और शिप में दौड़ते हुए। वे सभी रिचर्ड के पर्सनल आर्काइव को एक्सप्लोर करते हैं। सेला उन्हें उसके क्वार्टर्स में पाती है और कहती है कि बाहर निकलो, लेकिन वो नहीं मानते। आखिर में जैक बाहर निकलते हुए सेला से कहता है कि अब रिचर्ड नहीं है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। सेला वापस मेडबे जाती है और एक स्कैल्पेल उठा लेती है। क्रिस्टोफर जैक का पीछा कर रहा होता है क्योंकि उसे डर होता है कि वो सेला को कोई नुकसान न पहुंचा दे, लेकिन उसे पता चलता है कि सेला मेडबे में है, तो वो जैक से पहले वहां पहुंच जाता है। जैक वहां पहुंचता है और क्रिस्टोफर प्रिटेंड करता है कि वो और सेला इंटीमेट है, जिससे जैक वापस चला जाता है। सेला क्रिस्टोफर को स्कैल्पेल से थ्रेटन करती है क्योंकि उसे उसकी इंटेंशन समझ नहीं आती, लेकिन जब क्रिस्टोफर कहता है कि वो उसकी हेल्प करने आया है, तो सेला कहती है कि उसे बाकी क्रू की हेल्प करनी चाहिए क्योंकि सब आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। क्रिस्टोफर वहां से निकलता है और रास्ते में जैक से मिलता है, उसे चेतावनी देता है कि सेला से दूर रहे। तभी वो दोनों फिर से वो अजीब क्रैकलिंग साउंड सुनते हैं। क्रिस्टोफर उस आवाज का पीछा करता है और बाकी क्रू भी उसे सुन सकता है। काई देखता है कि जूली एक दूसरे क्रूमैन के करीब आ रही है और वो गुस्से में आकर उसे जूली से दूर धक्का देता है। दोनों में फाइट हो जाती है। बाद में कैंटीना में क्रिस्टोफर क्रू को शांत कराने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानते। अचानक वो क्रूमैन जिसे काई ने मारा था वापस आकर काई पर एक टूल से हमला करता है। क्रिस्टोफर उसे रोकता है और खुद उसे मारता है। फिर वो सबको कहता है कि काई और उस दूसरे लड़के को ट्रीटमेंट के लिए ले जाओ और बाकी लोग कॉमन रूम में आकर मिले। मीटिंग में क्रिस्टोफर सभी को बताता है कि अब लड़ाई बंद होनी चाहिए और रिपेरेशंस का काम जारी रहना चाहिए। जैक उसे चैलेंज करता है और बाकी कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें अब काम नहीं करना चाहिए क्योंकि वे मिशन के अंत तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। क्रिस्टोफर कहता है कि उनके पोते पोतियां वहां पहुंचेंगे और उन्हें उनके लिए सपोर्ट करना चाहिए। एक क्रू मेंबर कहता है कि वो सिस्टम्स रूम में काम नहीं करना चाहता क्योंकि वहां एलियन रहता है। उसे लगता है कि जब रिचर्ड मरा तभी क्रिस्टोफर उसे लेकर आया। फीबी सजेस्ट करती है कि सर्वेलेंस सिस्टम को ठीक करे और देखे कि सच में क्या हुआ, लेकिन जैक उसे नीचा दिखाता है और क्रिस्टोफर को भी चुप रहने को कहता है। अब वो रूल्स की परवाह नहीं करता और बाकी लोगों को अपने साथ मिलाने की कोशिश करता है। कहता है कि क्रिस्टोफर सही लीडर नहीं है। जैक खुद को लीडर घोषित करना चाहता है और बोलता है कि उसका ग्रुप एलियन से लड़ने के लिए स्ट्रांग होगा अगर वो सच में एग्जिस्ट करता है। कई क्रू मेंबर्स उसके साथ चले जाते हैं, लेकिन कुछ क्रिस्टोफर के साथ ही रहते हैं। क्रिस्टोफर का ग्रुप सर्वेलेंस रूम की ओर जाता है सिस्टम को फिक्स करने के लिए, डर के साथ कि शायद वहां एलियन हो। क्रिस्टोफर पहले अंदर जाकर चेक करता है। जैक और काई अपने ग्रुप के साथ हॉलवेज में घूमते हुए सिस्टम्स रूम तक पहुंचते हैं। जैक और काई रूम में घुसते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि क्रिस्टोफर पहले से अंदर है। वो रूम के और अंदर जाते हैं एलियन को ढूंढने। बाहर खड़े लोग स्क्रीन पर कुछ अजीब होता देखते हैं और जैक और काई डर के मारे बाहर भागते हैं और एग्जिट को सील कर देते हैं। बाद में वो अपने ग्रुप को बताते हैं कि उन्हें एलियन ने अटैक किया। इसी बीच क्रिस्टोफर सर्वेलेंस ड्राइव मेडबे में सेला को देता है। वह, सेला और कुछ और लोग मिलकर फुटेज चेक करते हैं। उन्हें सिस्टम्स रूम की फुटेज मिलती है जिसमें दिखता है कि जैक और काई ने ही रिचर्ड को इलेक्ट्रोक्यूट करके मारा था और एलियन की कहानी झूठी थी। यह ग्रुप डिसाइड करता है कि अभी के लिए सब चुप रहेंगे जब तक यह तय न हो जाए कि करना क्या है। क्रिस्टोफर और सेला ड्राइव को सेला के कमरे में छुपाते हैं और जैक के बारे में बात करते हैं। क्रिस्टोफर कहता है कि शायद ये सब असली रूप है लोगों का, अब जब वो ड्रग नहीं ले रहे, लेकिन सेला डिसएग्री करती है, कहती है कि वो दोनों बाकी लोगों से अलग है। क्रिस्टोफर कहता है कि उसे डर है कि शायद बाकी लोग सच की परवाह नहीं करेंगे और शायद वो खुद भी नहीं करता। सेला उसे अपने साथ रुकने के लिए कहती है। वो दोनों किस करते हैं और रात साथ बिताते हैं। सुबह दरवाजे पर नॉक होता है। जैक होता है जो कहता है कि वो किसी भी तरह अंदर आएगा। जब सेला और क्रिस्टोफर दरवाजा खोलते हैं, जैक और काई उन्हें कैंटीना में एक और सेलिब्रेशन के लिए इनवाइट करते हैं। क्रिस्टोफर का ग्रुप वहां पहुंचता है। बाकी लोग पहले से खाना खा रहे होते हैं।
जैक उन्हें खाना लेने के लिए इनवाइट करता है। जैसे ही सब बैठते हैं, जैक खड़ा होता है और खुद को नया चीफ ऑफिसर घोषित करता है। तभी क्रिस्टोफर भी खड़ा होता है, एक मॉनिटर के पास जाता है और इंसिडेंट की फुटेज चला देता है। वो सबको बताता है कि जैक ने ही रिचर्ड को मारा था, कोई एलियन नहीं है, वो सबको झूठ बोल रहा था। क्रिस्टोफर सजेस्ट करता है कि जैक को खुद को आइसोलेशन में रखना चाहिए जब तक वे प्रोग्राम से सलाह ले और फैसला करे कि आगे क्या करना है। सब लोग अपसेट हो जाते हैं। जैक कन्फेस करता है, कहता है उसने ये सब क्रू को प्रोटेक्ट करने के लिए किया क्योंकि एलियन रिचर्ड में था और उसे क्रिस्टोफर लेकर आया था। वो सबको कन्विंस करता है कि एलियन अब भी शिप में है और शायद उनमें से किसी में छिपा है। जैक कहता है कि एलियन को ढूंढकर मारना होगा और सब अग्री कर जाते हैं। अब जैक सबको एक दूसरे के खिलाफ कर देता है और शिप में फिर से केओस शुरू हो जाता है। सबको लगता है कि मिडबे में काम करने वाला क्रूमैन ही एलियन है और सब उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़ते हैं। क्रिस्टोफर भी पीछे जाता है। काई सबसे पहले उसे मारता है, फिर बाकी सब भी शामिल हो जाते हैं और मिलकर उसे मार डालते हैं। क्रिस्टोफर अपने ग्रुप को शिप के एक सिक्योर एरिया में ले जाता है। वहीं जैक का ग्रुप मिडबे में पहुंचकर हथियार उठा लेता है। क्रिस्टोफर का समूह सोच रहा होता है कि अब क्या किया जाए। कुछ लोग हार मानने लगते हैं, कहते हैं कि अभी कुछ नहीं किया जा सकता। उनका मानना है कि जैक के समूह से जुड़ जाना चाहिए और बाद में मौका मिलते ही उसे काबू करना चाहिए क्योंकि जैक के पास हथियार है और इनके पास कुछ नहीं। तभी सेला को याद आता है कि क्रिस्टोफर को जहाज में छिपे हुए हथियारों की जानकारी है, उस सीक्रेट कंपार्टमेंट के बारे में। क्रिस्टोफर अकेले उसे ढूंढने निकल पड़ता है। वह एक कंपार्टमेंट खोलता है और अंदर घुसकर उसे खोजने लगता है। जब आखिरकार उसे वो मिलता है तो वह खोल नहीं पाता और एक अलार्म बजने लगता है जिसे जूली और एक और क्रू सदस्य सुन लेते हैं। वे उसकी आवाज भी सुनते हैं और जैक को बता देते हैं। क्रिस्टोफर थोड़ी देर के लिए बाहर निकलता है कुछ टूल्स लाने के लिए ताकि कंपार्टमेंट को खोला जा सके, लेकिन जब वह लौटता है तो जैक का समूह पहले ही वहां पहुंच चुका होता है और कंपार्टमेंट खोल चुका होता है। उन्हें अंदर से हथियार मिल जाते हैं। काई को लगता है कि ये हथियार तीसरी पीढ़ी के लिए रखे गए थे, लेकिन जैक कहता है कि ये उन्हीं के लिए है। क्रिस्टोफर के समूह के 2 लोग जैक के साथ शामिल हो जाते हैं। जैक पूछता है कि बाकी कहां छिपे हैं। सेला, फीबी और क्रिस्टोफर एक प्लान बनाते हैं जैक के करीब जाने का। क्रिस्टोफर कहता है कि उसे मार देना चाहिए, लेकिन फीबी इससे सहमत नहीं होती। सेला मॉनिटर पर देखती है कि जैक का समूह उनकी ओर बढ़ रहा है। वे उनकी पावर काट देते हैं और उनके कमरे तक पहुंच जाते हैं। जैसे ही वे कमरे में घुसते हैं, सेला अपने समूह से कहती है कि विरोध मत करना। जैक के लोग क्रिस्टोफर को घसीटते हुए ले जाने लगते हैं, लेकिन सेला उन्हें रोक देती है और जैक से अकेले में बात करने की मांग करती है। वो कहती है कि वह जैक के साथ रहना चाहती है और उसके समूह में शामिल होना चाहती है, लेकिन जैक उस पर हंसता है और उसे ठुकरा देता है। तभी फीबी सामने आती है और पूछती है कि क्या सब पागल हो गए हैं। वह कहती है कि वे अब भी अपने व्यवहार को बदल सकते हैं, लेकिन बाकी लोग उसे चुप करा देते हैं। अचानक काई उसे मार डालता है, जिससे सब हैरान रह जाते हैं, यहां तक कि जैक भी। लेकिन जैक तुरंत क्रिस्टोफर की ओर मुड़ जाता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है। क्रिस्टोफर और सेला किसी तरह वहां से भाग निकलते हैं, लेकिन बाकी लोग उनका पीछा करते हैं। वे एक वेंट में छिपते हैं, लेकिन जैक को जल्दी पता चल जाता है कि वे कहां हैं। जैक अंदर गोली चलाता है, लेकिन जूली उसे चेतावनी देती है कि वो जहाज का फूड सप्लाई बर्बाद कर रहा है। जैक अपने एक आदमी को भेजता है चेक करने के लिए कि वे मारे गए या नहीं, लेकिन क्रिस्टोफर और सेला फिर से बच निकलते हैं। तभी कोई उन पर गोली चलाता है और वे हथियार ढूंढने लगते हैं। क्रिस्टोफर को एक फायर एक्सटिंग्विशर मिलता है और जब काई मिडबे में आता है तो वे उसे बेहोश कर देते हैं और गलती से मार देते हैं। जैक जल्द ही उन्हें ढूंढ निकालता है और गोली चलाने लगता है। वे एक एयरलॉक तक भागते हैं और क्रिस्टोफर सेला से स्पेस सूट पहनने को कहता है। वह एयरलॉक की खिड़की को ढक देता है। जैक वहां पहुंचता है और बिना हिचकिचाहट फायर कर देता है। अचानक एयरलॉक खुल जाता है और जैक खींचकर बाहर चला जाता है। वह सेला को पकड़ता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फिर उसे चाकू से घायल कर देता है। क्रिस्टोफर उसे बाहर धकेलने की कोशिश करता है, लेकिन इस खींचतान में वह खुद भी स्पेस में फेंका जाता है। इससे पहले कि जैक हैच बंद कर सके, सेला उसे लात मारकर बाहर फेंक देती है। वो क्रिस्टोफर को ढूंढती है और तभी उसे जहाज को पकड़ते हुए दिखाई देता है।
दोनों वापस अंदर आते हैं और बाकी लोगों को बताते हैं कि जैक अब नहीं रहा। सब अपने हथियार नीचे रख देते हैं। कुछ समय बाद पूरा क्रू कैंटीना में साथ बैठकर खाना खा रहा होता है। सेला क्रिस्टोफर से पूछती है कि वे कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि फिर कभी ऐसा कुछ ना हो। वे रिचर्ड की रिकॉर्डिंग सुनते हैं जिसमें वह कहता है कि चाहे मिशन में कितना भी बुरा हो जाए, जो लोग अंत तक टिके रहते हैं वे इस बात का सबूत है कि मानवता बचाने लायक है। क्रू एक बार फिर नया चीफ ऑफिसर चुनता है और इस बार सेला को चुना जाता है। सेला अपनी डायरी रिकॉर्ड करती है, कहती है कि अब से हर फैसला वोटिंग से होगा और वे अब फिर कभी नीली दवा ब्लू नहीं लेंगे। समय बीतता है, क्रू मिलकर जहाज को ठीक करता है और शांति से काम करता है। सेला गर्भवती होती है और बच्चा क्रिस्टोफर का होता है। बच्चा जन्म लेता है। कुछ सालों बाद वह बच्चे अन्य बच्चों के साथ जहाज में दौड़ता दिखाई देता है। ये बच्चे जहाज पर ही बड़े होते हैं जबकि पहली पीढ़ी बूढ़ी हो जाती है। मिशन शुरू हुए 86 साल बीत चुके होते हैं और द ह्यूमैनिटीज नामक जहाज किसी ग्रह के पास पहुंचा होता है। जहाज अपने ड्राइव को एक्टिव करता है और सभी बूढ़े और युवा मिलकर उस नए ग्रह की ओर देखते हैं, अपना नया घर।